अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद के खैरियत से होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के नामवर समाजी रहनुमा मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब के टॉपिक के दूसरे हिस्से की चौथी किस्त में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो चलते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए अपने मेन टॉपिक की तरफ। ईदी साहब का कहना था, सखर अस्पताल के करीब एक अहाते में खेमे लगा दिए गए। लेडी डॉक्टर्स और नर्सें खवातीन वाले हिस्से में काम में मसरूफ थीं। जख्मों को टांके लगाए जा रहे थे, मरहम पट्टी की जा रही थी और शदीद जख्मियों को दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा था। वो लाशों को कफन में लपेट रहे थे, जबकि माल मता को लाशों को ऊपर रखा जा रहा था ताकि उनकी शनाख्त में मदद मिल सके। ईदी साहब का कहना था, ये वाहिद मौका था जब मेरी एहलिया बल्किस मेरे साथ नहीं थी। ईदी साहब का कहना था, जबकि लोगों की हालत देखकर नर्सेज की इंचार्ज के अपने हवास उड़े हुए थे। एक दहशत ज़दा लड़का बैन करते हुए उसे कह रहा था, मुझे मेरे अबू मिल गए हैं, लेकिन उनमें से मेरी माँ कौन सी है? वो उसके इर्द गिर्द ही घूमती और उसके साथ ही रोए जा रही थी। लड़का चिल्लाया, उनमें से कोई मेरी माँ नहीं लगती। ईदी साहब का कहना था, मैंने बल्किस की कमी महसूस की। वो वाहिद शख्सियत थी जिसको मैं अपने ज़ाती दुख में शरीक करता था, लेकिन क्या मेरी तरह उसे भी हमेशा अकेले ही जिदोजहद नहीं करनी थी? क्योंकि मैं तो इंसानियत के साथ था। मेरी तरह बिलाल के लिए उसका दिल भी बहुत दुखता होगा। वो जान गई होगी कि उस सुबह मेरे कदम क्यों नहीं उठ रहे थे। अब हम दोनों जान गए थे। ईदी साहब का कहना था, मेरी बीवी भी अपने नवासे के साथ इस तरह ही जुड़ी हुई थी जिस तरह मैं उसके साथ जुड़ा हुआ था। मैं उसे बिलाल के साथ बच्चों की तरह खेलते देखकर बहुत खुश होता था। जब वो लहाफ में छुप जाती थी या मेज़ या दरवाजे के पीछे घुटनों के बिल बैठ जाती थी। जब वो पकड़ी जाती थी तो पूरे कमरे में भागने लगती थी और बिलाल उसे पकड़ने की कोशिश करता था। वो उसे अपने हाथ से खाना खिलाती थी और वो उसे नवाले खिलाते हुए घर के दूसरे अफराद के नाम लेती थी। ये लुकमा कुबरा के लिए, ये कुतुब के लिए, ये फैसल के लिए और अलमास के लिए। जब मैं उसे झूठ मूठ डांटता कि वो बच्चों जैसी बन रही है, तो वो कहती थी, मैं तो एक आम माँ की तरह कर रही हूँ, जो आपने मुझे कभी बनने नहीं दिया। बाज़ औक़ात वो आह भरती और शिकवा करती थी, तुमने मुझे सिर्फ एक बच्चा दिया बिलाल। ईदी साहब का कहना था, बिलाल का हाथ पकड़कर बल्किस अपनी माँ के घर से निकलकर तंग गली से गुजरते हुए मीठा दर में हमारे दफ्तर आती थी। मैं जब उन्हें आते हुए देखता था तो मेरा दिल खुशी से रोशन हो जाता था और दबाव एकदम खत्म हो जाता था। बीवी की तरह बिलाल भी मेरे लिए मुस्कुराने की और खुश रहने की वजह था। ईदी साहब का कहना था, घोटकी सांगी रेलवे स्टेशन में इंसानी औज़ा बिखरे पड़े थे। हाथ पांव जिस्मों के टुकड़े थे, उंगलियां हाथ गोश्त के टुकड़े, नाकाबिले शनाख्त बिगड़ चुके चेहरे थे। कुछ कट फट गए थे, आंखें अपने हलकों से बाहर लटक रही थी और सर चिपके हुए थे। ये ऐसा था जैसे इंसानों की कुर्बान गाह हो। खून और गोश्त के इस मुज़ब्बा खाने के दरमियान बच्चे हिस्ट्रियाई अंदाज में चिल्ला रहे थे। दहशत ज़दा माएँ अपने बच्चों को तलाश कर रही थी और जो लोग अभी तक रेल के डब्बों में फंसे हुए थे, वो मदद के लिए चिल्ला रहे थे और बड़ी-बड़ी क्रेनें लोहा हटा रही थीं। रेलवे ट्रैक से कुचली हुई लाशों को हटाया जा रहा था। छोटे से गांव की खामोशी टूट चुकी थी। खून जमीन में जज़ब होकर खुश्क हो चुका था।
ईदी साहब का कहना था, अपने सामने इतने बड़े अलमिये के बावजूद मेरा दिल बार बार अपने ज़ाती दुख की तरफ पलटता था। मैं मुसलसल यादों में गर्क था। याद करते हुए मेरा दिल कट सा जाता था और मैं अपनी तवज्जो दूसरी तरफ करने की कोशिश करता था। मैं फौलाद बनने की कोशिश करते हुए अपने दुख के एहसास को दबाने की कोशिश करता और अपनी तवज्जो अपने सामने जीते जागते सानिया पर करने की कोशिश करता, लेकिन बिलाल हर किस्म के दिफा और हर किस्म की अकुली सोचों को तोड़ देता था और अगर मेरे जिस्म को नहीं तो मेरे दिमाग को हर शे से दूर ले जाता था। ईदी साहब का कहना था, अस्पतालों में गुंजाइश नहीं रही थी। हादसे के शिकार लोगों को मस्जिदों में भेजा जा रहा था, दीगर को मुल्तान के अस्पतालों में भेजा जा रहा था, क्योंकि जख्मियों और मरने वालों के दरमियान जगह के लिए मुकाबला था। 75 ईदी एम्बुलेंसेज काम में मसरूफ थीं। ईदी साहब का कहना था, ऐसी भयानक सूरत हाल के दरमियान भी कुछ लोग बेज़मीरी का मुजाहरा कर रहे थे। ऐसे ही एक नौजवान ने एक लाश से अपना ताल्लुक जाहिर किया और माली मुआवजे के हसूल के लिए दरख्वास्त पर दस्तखत किए और हमारी एम्बुलेंस दोनों को करीब के एक गांव लेकर गई। रिश्तेदारों ने लाश को कबूल करने से इनकार कर दिया और नौजवान भी गायब हो गया। एम्बुलेंस ड्राइवर लाश को वापस घोट की सांगी रेलवे स्टेशन ले आया। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली किस्त में, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। स्टोरी अगर अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल फॉर यू नॉलेज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया।